आमतौर पर जब उपन्यासों में किसी को चेक इन सिस्टम मिलता है तो उन पर तुरंत लग्जरी कारों, बड़े बंगलों और पैसों के पहाड़ों की बारिश होने लगती है। लेकिन मेरा सिस्टम बिल्कुल नहीं। मेरे सिस्टम ने मुझे अब तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इसका एकमात्र काम अब तक मेरी शारीरिक बनावट को अपग्रेड करना था। इस समय मैं यूनिवर्सिटी की फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में हूँ और मन ही मन अपनी बदहाली पर दुख मना रहा हूँ। इस सिस्टम का क्या मतलब है? मैं गरीब पैदा हुआ था और एक अलौकिक चीट कोड होने के बाद भी मेरा बटुआ अभी भी मदद के लिए रो रहा है। ये सिस्टम मुझसे क्या चाहता है कि मैं एक सुपर मॉडल बन जाऊं या अमीर लोगों के भरोसे ऐश करूं? मैं जितना चाहूं शिकायत कर सकता हूं, लेकिन मुझे फिर भी चेक इन करते रहना है। सिर्फ 1 साल के दैनिक चेक इन के बाद मैं एक देहाती लड़के से एक टॉप क्लास बेहद हैंडसम युवक में बदल चुका था। उस रात मैं और मेरे रूममेट्स फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में सिर्फ स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की और उस रात की होस्ट लिली को करीब से देखने के लिए चुपके से घुस गए। जैसे ही हम बैठे, एक होलोग्राफिक स्क्रीन जो केवल मुझे दिखाई दे रही थी सामने आ गई। टिंग। होस्ट को एक रैंडम चेक इन का अवसर मिला है। बिना सोचे समझे मैंने चेक इन बटन दबा दिया। चेक इन सफल रहा। इनाम, एक एस्टन मार्टिन जो वर्तमान में पास के पार्किंग लॉट में खड़ी है। ये देखकर मेरी आंखें हाई बीम की तरह चमक उठीं। ओ बेबी, सदियों जैसा लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार मुझे कुछ अच्छा मिला। मेरे चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान आ गई। सिस्टम के नोट्स चेक करते ही मैं तुरंत खड़ा हो गया, पार्किंग लॉट की ओर दौड़ने के लिए तैयार। हमारे डॉर्म चीफ ब्रैड ने मेरी शर्ट पकड़ी और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागल हो गया हूं। भाई तू कहाँ जा रहा है? लिली बस स्टेज पर आने ही वाली है। हमने इसके लिए कब से इंतजार किया है। अगर तू अभी गया तो वाइब खराब हो जाएगी। लेकिन मैं तो बस अपनी नई सुपरकार के बारे में सोच रहा था। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की। जब मेरे पास एक V12 इंजन मेरा इंतजार कर रहा हो तो किसे परवाह है। मैंने उसे हाथ से इशारा किया और बाहर निकल गया। बस अभी याद आया कि मेरा एक जीवन मरण का इमरजेंसी काम है। बाद में मिलते हैं। जैसे ही मेरे रूममेट्स ने मुझे जल्दबाजी में जाते देखा, डॉर्म के सबसे छोटे सदस्य टिम्मी ने बुदबुदाते हुए कहा, आखिर सुंदर लड़कियों को देखने से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? कुछ ही मिनटों बाद मैं कैंपस के बाहर पार्किंग लॉट में पहुंच गया। दूर से ही मुझे वह चमचमाती सफेद एस्टन मार्टिन दिखाई दी। कार की बॉडी स्ट्रीट लाइट्स के नीचे ऐसे चमक रही थी जैसे वह अपने खुद के रेड कारपेट पर खड़ी हो और आने जाने वाले हर व्यक्ति की जलन भरी निगाहें अपनी ओर खींच रही थी। मैं सीटी बजाए बिना नहीं रह सका। एक एस्टन मार्टिन, बस इसे देखने मात्र से ही मेरा कूल फैक्टर 1000% बढ़ जाता है। खुश होकर मैंने चाबी पर अनलॉक बटन दबाया। कार से एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज आई और उसकी हेडलाइट्स तेजी से चमकी, जैसे कोई सोता हुआ जंगली जानवर अपनी चमकती आंखें खोलकर झपटने के लिए तैयार हो। मैंने दरवाजा खोला और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। यह मेरे शरीर में बिल्कुल सही तरीके से फिट हो गई। इसका आराम अविश्वसनीय था। इंटीरियर पर नजर डाली तो इसमें गहरे भूरे रंग के कार्बन फाइबर के डिजाइन थे। यह सादा था, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, मेरी कीमत तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा है। मैंने इंजन स्टार्ट किया। मुख्य सड़क पर जाने और इसकी असली ताकत महसूस करने के लिए बेताब था। लेकिन जैसे ही मैं सड़क पर आया, मुझे रेड लाइट मिल गई। एक अच्छे कानून का पालन करने वाले नागरिक की तरह मैं रुक गया। तभी मैंने देखा कि पास ही एक नई पोर्श खड़ी थी। उस कार को चलाने वाली लड़की ने तुरंत मेरा ध्यान खींच लिया। उसके लंबे बाल ढीले बंधे हुए थे, जिससे उसका छोटा सा अंडाकार चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी सुंदरता मासूम और बेहद प्यारी थी। उसकी आंखें एक डरे हुए हिरण की तरह थीं, जो किसी की भी रक्षा करने की भावना को तुरंत जगा देती थी। बगल की सीट पर बैठी बड़ी लड़की उस वक्त माथा सिकोड़कर उसे डांट रही थी। क्लोए, तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। शीशे चेक करो, अपने आसपास देखो। उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए खिड़की के शीशे को थपथपाया भी। ड्राइवर क्लोई ने अपना सिर घुमाया। वह बाहर से आज्ञाकारी दिख रही थी, लेकिन उसके हाव भाव कह रहे थे कि वह अंदर ही अंदर चिल्ला रही है, मेरी बहन कितनी बड़ी पकाऊ है। उसने घबराहट में स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और अपनी आंखें सामने की ओर जमा दी। उसकी बहन मिया बिना रुके बोलती रही जब तक कि क्लोई का दिमाग पूरी तरह पक नहीं गया। जैसे ही क्लोई ने शोर से बचने के लिए थोड़ा मुड़ने की कोशिश की, मिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह चिल्लाई, ब्रेक!
अभी ब्रेक मारो, क्लोए। क्लोई ने अपनी पूरी ताकत से ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पोर्श बेकाबू हो गई और सीधे मेरी कार के पीछे जा टकराई। मैं बस आराम से बैठा संगीत सुन रहा था और अपनी नई सवारी का आनंद ले रहा था। तभी कार जोर से हिली और मैं आगे की ओर गिर गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। क्या मजाक है, पहला दिन और मेरी कार को पीछे से टक्कर मार दी गई। पीछे वाली कार में मियाँ जल्दी ही झटके से उबर गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी छोटी बहन को चोट नहीं आई है, वह लेक्चर देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन क्लोई ने घबराहट में मियाँ का मुंह बंद कर दिया। क्लोई जितना इसके बारे में सोचती, उतना ही परेशान होती और आखिरकार उसने अपनी बहन को चुप कराने के लिए चुटकी ली। मियाँ ने आखिरकार हार मान ली। क्लोई ने मेरी सुपरकार के कर्व्स को देखा। ये जानते हुए कि पूरी गलती उसकी थी, उसने एक गहरी सांस ली और कार से बाहर निकली। वह बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत डरी हुई लग रही थी। मैं उसके पास गया। उसने तुरंत अपना सिर झुकाया और पूरी ईमानदारी से माफी मांगने लगी। मुझे बहुत बहुत खेद है। मैं ड्राइविंग में बहुत खराब हूँ। मैंने आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। डिंग। रैंडम चेक इन अवसर ट्रिगर हुआ। मैंने उसे तुरंत दबाया। चेक इन सफल रहा। 5 गुना गॉड टीयर रैंडम रिवॉर्ड बंडल मिला। पुरस्कारों में शामिल हैं इंपीरियल गार्डन्स में विला नंबर 1, एक बुगाटी वेरॉन, 10 दिनों का स्मॉल गोल स्किल, अल्टीमेट फ्री लोडर स्किल और गॉड टीयर कैशबैक स्किल। कैशबैक स्किल पर ध्यान दें। यदि 95 से अधिक स्कोर वाली कोई सुंदरी आप पर पैसा खर्च करती है, तो आपको रैंडम मल्टीप्लायर कैशबैक मिलेगा। मुझे सोच में डूबा देख क्लोई को लगा कि मैं गुस्से में उबल रहा हूँ। वह घबरा गई। वह तुतलाते हुए बोली, "यह ये सब मेरी गलती है। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगी।" मियाँ कार से बाहर आई और सुझाव दिया कि हम इसे इंश्योरेंस के जरिए संभालें। क्लोई मुझसे इस बारे में चर्चा करने आई और मैंने बस सहमति में सिर हिला दिया। उसने तुरंत इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया और हम इंतज़ार करने के लिए फुटपाथ पर चले गए। बहुत दोषी महसूस करते हुए क्लोई पास के एक स्टोर की ओर दौड़ी और मेरे लिए पानी की एक बोतल खरीदी। जैसे ही मैंने बोतल ली, सिस्टम की घंटी बजी। टिंग। एक टॉप टियर सुंदरी ने आप पर $2 खर्च किए हैं, जिससे मिलियन मल्टीप्लायर ट्रिगर हुआ है। कैशबैक 2 लाख आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। मेरा मूड तुरंत उदास बादलों से हटकर खिली हुई धूप जैसा हो गया। मैंने बोतल खोली और धीरे धीरे एक संतोषजनक घूंट लिया। मुझे शांत होते देख क्लोई ने आखिरकार राहत की सांस ली। तभी उसने वास्तव में मुझे देखा और महसूस किया, वाह, ये वास्तव में बहुत हैंडसम है। इंश्योरेंस एजेंट आया। उसने एस्टन मार्टिन के बुरी तरह पिचके हुए पिछले हिस्से को देखा और उसका चेहरा भूत जैसा सफेद हो गया। उसने तुरंत एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता को बुलाने का सुझाव दिया। हम सहमत हो गए। ऑटो ट्रक मेरी बेचारी नई कार को ले गया। क्लोई ने मुझसे आखिरी बार माफी मांगी और बाद में मरम्मत की लागत पर चर्चा करने के लिए मेरा संपर्क नंबर मांगा। हमने एक मैसेजिंग ऐप पर एक दूसरे को जोड़ लिया और दोनों बहनें चली गईं। उसी समय मेरा फोन बैंक नोटिफिकेशन से बज उठा। अपने बैलेंस को देखते हुए, जो मात्र कुछ $100 से सीधे $2 मिलियन पर पहुंच गया था। बाहर से मैंने खुद को जेम्स बॉन्ड की तरह शांत दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं छत पर ब्रेक डांस कर रहा था। जब मैं खुशी में डूबा हुआ था, मेरा फोन फिर से बजा। ये एक स्थानीय नंबर था। मैंने फोन उठाया और दूसरी तरफ की महिला ने अपना परिचय इंपीरियल गार्डन्स की प्रॉपर्टी मैनेजर के रूप में दिया और पूछा कि मैं कब तक पहुंचूंगा। ओह! सही, वह विला जो मुझे अभी मिला है। चूंकि मेरी कार इस समय कबाड़ खाने में थी, मैंने उससे कहा कि मैं टैक्सी से आऊंगा। मैनेजर ने कहा कि वह मुख्य गेट पर इंतजार करेगी। मैंने फोन रखा, एक टैक्सी रोकी और पता बताया। मंजिल का नाम सुनते ही ड्राइवर ने ऐसे एक्सीलेटर दबाया जैसे वह रॉकेट लॉन्च कर रहा हो। रास्ते में ड्राइवर बोलना बंद नहीं कर सका। भाई, इंपीरियल गार्डन्स पागलपन है। उन्होंने उस इलाके के लिए यह पूरी सड़क बनाई है और यह मुख्य हाईवे से भी चौड़ी है। वहां धूल का एक कण भी नहीं है। वहां केवल बड़े लोग ही रहते हैं। सबसे सस्ते विला करोड़ों के हैं और टॉप वाले अरबों के। आप इसे केवल पैसे से नहीं खरीद सकते। फिर उसने रियर व्यू मिरर से मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा। तो आप वहां किस लिए जा रहे हैं? मैंने जवाब दिया, एक जॉब इंटरव्यू के लिए। इसी बीच इंपीरियल गार्डन्स के मुख्य द्वार पर प्रॉपर्टी स्टाफ विला नंबर 1 के मालिक के लिए रेड कारपेट लेवल के स्वागत समारोह की तैयारी कर रहा था। सुरक्षा प्रमुख ने सभी को हर विवरण को 2 बार चेक करने का आदेश दिया। अन्ना प्रॉपर्टी मैनेजर अपने पूरी तरह से सिले हुए काले सूट में वहां खड़ी थी।
हाथ में एक अनुबंध फोल्डर लिए हुए। उसकी क्लासिक पोशाक ने उसके शानदार व्यक्तित्व को और उभार दिया था, जिससे वह एक चमकते हुए प्रकाश की तरह अलग दिख रही थी। उसके सहयोगियों ने उसे छांव में इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन उसने जिद के साथ मना कर दिया, ये कहते हुए कि विला नंबर 1 का मालिक बहुत महत्वपूर्ण है और कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अन्ना अचानक रुकती हुई टैक्सी की ओर दौड़ी, तो उसके सहयोगी दंग रह गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में मैनेजर बन गई। इस स्तर के समर्पण के साथ प्रमोशन तो मिलना ही है। टैक्सी धीरे धीरे अंदर आई। गेट पर खड़ी लड़की उसे पूरी उलझन में देख रही थी। यहाँ केवल लग्जरी कारें ही आती जाती हैं। टैक्सी देखना एक यूनिकॉर्न देखने जैसा है। लेकिन अगले ही पल अन्ना की आंखें चमक उठीं और वह उसकी ओर दौड़ी। कैब के अंदर ड्राइवर ने विस्तृत स्वागत व्यवस्था और विशाल वेलकम होम बैनर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विला नंबर 1। मैंने कभी नहीं सुना कि यह बिका भी है। इसकी कीमत तो खगोलीय होनी चाहिए। वह बैनर को निहारता रहा और सोचने लगा, जिसने भी इसे खरीदा है, उसके पास पहाड़ों को हिलाने जितनी शक्ति होगी। रहस्यमयी मालिक के प्रति ड्राइवर का सम्मान 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार रुकी। मैंने उन विशाल और आलीशान गेटों को देखा, अपना फोन निकाला और किराया चुकाने के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, अन्ना पहले से ही दरवाजे पर खड़ी डीठी थी। उसकी यूनिफॉर्म ने उसके शरीर की बनावट को उभारा था, लेकिन वह उसकी सहज शालीनता को नहीं छिपा सकी। ये एक बहुत ही आकर्षक दृश्य था। अन्ना ने अपने कपड़े थोड़े ठीक किए, मेरे लिए दरवाजा खोला और शहद से भी मीठी आवाज में मेरा स्वागत किया। नमस्ते, आप मिस्टर फेलिक्स ही होंगे? मैंने सिर हिलाया। मेरी पुष्टि देखते ही अन्ना जैसे चम सी गई। उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह सदमे से भरी थीं। ये ये लड़का विला नंबर 1 का मालिक है। ये बमुश्किल 20 साल का लग रहा है। आखिर यह है कौन? उसका चौंकना जायज था। यहाँ की मैनेजर होने के नाते वह जानती थी कि विला नंबर 1 कितना खास है। इसकी लोकेशन सबसे बेहतरीन थी। फेंग शुई सबसे अच्छा था और इसे मास्टर डिजाइनरों ने बनाया था। अनगिनत अरबपतियों ने इसे खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन वे असफल रहे क्योंकि उनके पास उतना ऊंचा दर्जा नहीं था। इसीलिए यह खाली पडीडिया था। अन्ना और उसके सहयोगियों ने अंदाजा लगाने की कोशिश की थी कि मालिक कैसा दिखेगा। शायद कोई गंजा मोटा अरबपति जिसके हाथ में सिगार होगा। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कॉलेज से ताजा निकला हुआ कोई इतना आकर्षक युवक इसका मालिक होगा। लेकिन अन्ना एक पेशेवर थी। उसने जल्दी से अपना सदमा निगला, थोड़ा झुककर शालीनता से कहा, मिस्टर फेलिक्स, विला नंबर 1 का मालिकाना हक अनुबंध मेरे पास है। कृपया इस पर हस्ताक्षर करें और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको पूरा विला दिखाऊंगी और आपको यहाँ बसने में मदद करूंगी। उसकी मीठी आवाज स्पष्ट रूप से गूंजी। टैक्सी ड्राइवर ने यह सुना और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। क्या यह बच्चा विला नंबर 1 का मालिक है? उसने एक गहरी सांस ली और मेरे चेहरे को ऐसे देखा जैसे मैं कोई एलियन हूं। अगर तुम इतने अमीर हो तो टैक्सी क्यों ले रहे हो? ड्राइवर के इस संकट को नजरअंदाज करते हुए मैं कार से बाहर निकला। मेरी निगाहें अन्ना पर पड़ी, जो अभी भी झुकी हुई थी। हालांकि उसकी यूनिफॉर्म ऊपर तक बंद थी, लेकिन मेरे लंबे कद के कारण नीचे देखने पर मुझे एक शानदार दृश्य दिखा। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं और सोचा, मैनेजर अन्ना निश्चित रूप से अपने करियर में बहुत आगे जाने वाली है। मिस्टर फेलिक्स, कृपया मेरे पीछे आएं। अन्ना ने मुझे प्रॉपर्टी ऑफिस की ओर निर्देशित किया। चूंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, इसलिए उसने मुझे सीधे विला तक ले जाने के लिए एक कस्टमाइज्ड गोल्फ कार्ट तैयार रखी थी। रास्ते में मैंने विला के लेआउट को देखा। इंपीरियल गार्डन्स वास्तव में अपनी टॉप क्लास प्रतिष्ठा के अनुरूप था। यहाँ की सजावट अनोखी थी, जो स्पष्ट रूप से किसी उस्ताद का काम थी। दूर से ही मैं बता सकता था कि विला नंबर 1 अलग था। इसकी पीठ पहाड़ की ओर थी और सामने एक खूबसूरत कृत्रिम नदी थी। नदी के उस पार कॉलोनी का सबसे बड़ा बगीचा था। नज़ारा एकदम बेदाग था, जो दुर्लभ और खिलते हुए विदेशी फूलों से भरा था। गोल्फ कार्ट रुकी। अन्ना बाहर कूदी, विशाल मुख्य दरवाजों को खोलने के लिए दौड़ी और फिर से झुकी। मिस्टर फेलिक्स, कृपया अंदर आएं। मैं सिर हिलाकर एक राजा के आत्मविश्वास के साथ अंदर चला गया। हम विशाल आंगन से गुजरे। फूल शर्मीली युवतियों की तरह खिल रहे थे और कहीं भी धूल का एक भी कण नहीं था। सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था। मैं अब आपका बायोमेट्रिक डेटा रिकॉर्ड करूंगी। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें।
अन्ना ने कुशलता से काम किया और जल्द ही मेरे फिंगरप्रिंट रजिस्टर हो गए। मैंने अपनी उंगली स्कैनर पर रखी और भारी दरवाजे खुल गए। ग्रैंड हॉल प्राकृतिक रोशनी से जगमगा रहा था। ये बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। इंटीरियर डेकोरेशन एक यूरोपीय महल की तरह था, जो छोटी से छोटी चीजों तक बेहद आलीशान था। अन्ना मेरे पीछे चल रही थी और बीच बीच में विला की विशेषताओं के बारे में बता रही थी। मैं सुनते हुए वहां की अपार दौलत को महसूस कर रहा था। यह सच में नंबर वन विला है, अन्ना ने सम्मानपूर्वक कहा। मिस्टर फेलिक्स, मैं आपके विला की विशेष मैनेजर भी हूँ। मैं सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को संभालूंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताएं और मैं उसे तुरंत संभाल लूंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। तभी मेरा फ़ोन बजा। मैंने कॉलर आईडी चेक की और जवाब दिया। डिलीवरी वाले की बात सुनने के बाद मैंने कहा, मैं तुम्हें पता भेज रहा हूँ, बस सामान यहीं छोड़ दो। मैंने उसे इंपीरियल गार्डन्स का पता दिया। मेरे फ़ोन रखने का इंतज़ार करने के बाद अन्ना ने कहा, मिस्टर फेलिक्स, अगर आपको अभी और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करने और कुछ सामान लेने वापस ऑफिस जाऊंगी। कृपया आप आराम करें। जब मैंने ठीक है कहा तो वह झुक कर चली गई। मैंने अपने नए बंगले के हर कोने को देखना जारी रखा और अंत में एक त्वरित शावर लेने के लिए मास्टर बेडरूम की ओर चला गया। जल्द ही विला के दरवाजे फिर से खुले। अन्ना दस्तावेजों का एक ढेर लेकर अंदर आई, जिस पर मेरे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता थी। मुझे न देखकर वह कागजात व्यवस्थित करते हुए पहली मंजिल के हॉल में खड़ी हो गई। तभी मैं शावर के बाद नीचे आया। मुझे प्यास लग रही थी और मैं पानी ढूंढ रहा था। कदमों की आवाज सुनकर अन्ना ने ऊपर देखा और हमारी नजरें मिलीं। मैंने अपनी कमर के चारों ओर केवल एक तौलिया लपेटा हुआ था। मेरा ऊपरी शरीर पूरी तरह से नग्न था, जिससे मेरी मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। अन्ना मेरे एब्स को देखती रही और फिर उसका चेहरा पके हुए टमाटर जैसा लाल हो गया। उसने सोचा, इसका शरीर अविश्वसनीय है। न केवल परफेक्ट सिक्स पैक, बल्कि शरीर पर फालतू चर्बी का एक कतरा भी नहीं था। ये याद करते हुए कि मैं कपड़ों में कैसा दिखता था, वह क्लासिक दुबला पतला शरीर जो सूट में फिट और बिना कपड़ों के ताकतवर दिखता है, वह अपनी नजरें हटाने में नाकाम रही और घबरा गई। मिस्टर मिस्टर फेलिक्स, वह फुसफुसाई। उसे वहां देख मैं भी थोड़ा चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी वापस आ जाएगी। ओह सॉरी, मैंने सहजता से कहा और मुड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। अच्छी तरह कपड़े पहनने के बाद मैं वापस नीचे आया। अन्ना अभी भी लिविंग रूम में खड़ी थी, सिर झुकाए अपने कागजात देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस दृश्य को बार बार याद कर रही थी। मेरे शरीर के बारे में सोचकर ही उसका चेहरा और गर्म हो रहा था। वह खुद को हवा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकी। जब वह शर्मिंदगी में डूबी हुई थी, तभी उसका फोन बजा। ये मुख्य कार्यालय से फोन था। हेलो, क्या बात है? उसने जल्दी से जवाब दिया। ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा, एक पल रुकिए, मुझे मिस्टर फेलिक्स से पूछने दें। फोन काटे बिना वह मेरी ओर मुड़ी। मिस्टर फेलिक्स, मुख्य गेट पर एक बड़ा ट्रांसपोर्ट ट्रक है जो कह रहा है कि उनके पास आपके लिए डिलीवरी है। क्या हम उन्हें अंदर आने दें? यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैंने सिर हिलाया। हाँ, उन्हें अंदर आने दो। अन्ना ने जल्दी से मंजूरी दी, अपनी घड़ी चेक की और विला के सामने इंतजार करने के लिए बाहर निकल गई। जल्द ही एक विशाल ट्रांसपोर्ट ट्रक गड़गड़ाहट के साथ आया। ड्राइवर बाहर निकला और मेरे पास आया। नमस्ते, आप मिस्टर फेलिक्स ही होंगे? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे कुछ कागजात दिए और अपने कर्मचारियों को सामान उतारने का आदेश देने लगा। सावधान, थोड़ा बाईं ओर, धीरे से। उन्होंने धीरे धीरे तिरपाल से ढके दो विशाल बक्से नीचे उतारे। अन्ना पूरी उलझन में उन बक्सों की ओर इशारा करते हुए मेरे पास आई। मिस्टर फेलिक्स, आखिर आपने क्या मंगवाया है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, कर्मचारियों ने बक्से खोल दिए, जिससे चमकदार कपड़े से ढकी दो बड़ी चीजें दिखाई दी। आकार को देखकर अन्ना की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कारें हैं। मैं हाथ बांधकर खड़ा रहा, ये जानते हुए कि ये क्या थीं। मेरे चेक इन इनाम की दो सुपर कारें। कवर के नीचे भी उनकी आक्रामक और पैनी बनावट लुभावनी थी। मेरी आंखों में मुस्कान आ गई। मैं पास गया, पहले कवर का कोना पकड़ा और उसे झटके से हटा दिया। एक लैम्बोर्गिनी वेनेनो दुनिया के सामने थी। उसका सिल्वर ग्रे रंग बेहद महंगा लग रहा था, जो सूरज की रोशनी में एक अनोखी चमक बिखेर रहा था। यह एक चांदी के साए की तरह थी, जिसमें एक अनूठा आकर्षण था। तुरंत ही वह सबका ध्यान खींचने का केंद्र बन गई।
मैंने चाबी दबाई। सीजर डोर, कैंची जैसा दरवाजा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा। उस शानदार कार को देखकर मैंने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर मैं दूसरे कवर के पास गया और उसे हटा दिया। एक चमकदार सुर्ख लाल रंग की सुपर कार सामने आई। ये शांति से खड़ी ही थी, लेकिन इसका करिश्मा जबरदस्त था, जो किसी भी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के प्रॉप से बेहतर लग रहा था। ये एक आकर्षक सुपर मॉडल की तरह थी, जिससे आप अपनी नजरें नहीं हटा सकते थे। वेनेनो के बगल में खड़ी होने के बावजूद इसकी अपनी अलग धमक थी। मेरे बगल में खड़ी डीडी अन्ना ने अपनी चीख रोकने के लिए दोनों हाथ अपने मुंह पर रख ली। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बाहर निकलने को हो रही थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने टैक्सी ली। उसकी कारें बस अभी तक आई नहीं थी। यह विला नंबर 1 का असली मालिक है। सुपरकारों को देखकर उसका दिमाग चकरा गया। मुझे कार में बैठते देख वह होश में आई और व्यावहारिक रूप से मेरे लिए गैरेज के विशाल दरवाजे खोलने के लिए दौड़ी। मैंने सहजता से दोनों कारों को गैरेज में खड़ा किया। मैं तुरंत बाहर नहीं निकला। इंटीरियर की प्रशंसा करने के लिए एक पल लिया। डैशबोर्ड के ठीक बीच में एक बेहद महंगी हबलॉट घड़ी थी। अंदर की सामग्री कार्बन फाइबर और टाइटेनियम थी। इसमें होलोग्राफिक टच स्क्रीन थी, जिससे मैं हाथों के इशारों से कार को कंट्रोल कर सकता था। मैं इसके साथ खेलने लगा और हर पल इसके प्यार में पड़ी दिखता गया। यह इंजीनियरिंग का शिखर है। कल पीछे से ठुकी एस्टन मार्टिन की तुलना में यह किसी दूसरी दुनिया की चीज थी। संतुष्ट होकर मैंने स्क्रीन बंद की और लैम्बोर्गिनी वेनेनो से बाहर निकला। उसे स्टार्ट करना किसी प्राचीन ड्रैगन को जगाने जैसा महसूस हो रहा था। उसकी ताकत नशीली थी। मुझे बस एक ही अफसोस था कि इसकी टॉप स्पीड जांचने के लिए रास्ता बहुत छोटा था। अपने नए खिलौनों की तारीफ करने के बाद मैं बाहर निकला और वापस विला की ओर चला गया। अन्ना मेरे पीछे पीछे आई। यह देखते हुए कि मैं ज्यादा सामान लेकर नहीं आया था, उसने सुझाव दिया, मिस्टर फेलिक्स, हम अपने निवासियों के लिए एक विशेष दर्जी सेवा प्रदान करते हैं, जिसमें टॉप लग्जरी ब्रांडों के विशेष डिजाइन होते हैं। क्या आप इसमें रुचि लेंगे? यह सुनकर मैं इंपीरियल गार्डन्स की प्रीमियम सेवा की सराहना किए बिना नहीं रह सका। मैंने सिर हिलाया। जरूर। परेशानी के लिए धन्यवाद। कोई परेशानी नहीं है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। अन्ना जल्दी से स्टोर रूम में गई। एक नापने वाला टेप लेकर आई और मेरा माप लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने पूरा सहयोग किया। अन्ना पूरी एकाग्रता से मेरा माप ले रही थी, क्योंकि हम इतने करीब खड़े थे कि वह कभी कभी मेरी ठोस मांसपेशियों से टकरा जाती थी। मेरे शरीर की गर्मी से उसके गाल गुलाबी हो गए। मेरी छाती और कमर का माप लेने के बाद वह मेरे पैरों का माप लेने के लिए नीचे झुकी। मैंने लापरवाही से नीचे देखा और मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। नज़ारा वाकई प्रीमियम था। उसे इतनी मेहनत से काम करते देख मैंने सोचा, यह टॉप क्लास सर्विस है। सच में भगवान का शुक्र है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने इतनी अच्छी गुणवत्ता वाली वर्दी का ऑर्डर दिया है। वे बटन भगवान का काम कर रहे थे, जो अपनी जान पर खेल कर टिके हुए थे। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वह खड़ी हो गई। सहयोग के लिए धन्यवाद मिस्टर फेलिक्स। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद अन्ना। मैंने जवाब दिया। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और सम्मानपूर्वक झुक गई। आप बहुत विनम्र हैं मिस्टर फेलिक्स, ये मेरा काम है। धन्यवाद। उसकी मीठी और औपचारिक आवाज सुनकर मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मुझे हर समय मिस्टर फेलिक्स बुलाना बंद करो। हम लगभग एक ही उम्र के हैं। बस फेलिक्स कहो। अन्ना थोड़ा चौंक गई, लेकिन उसने शर्मीली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी फेलिक्स। उसने विदा ली और जल्दी से विला से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वह जो भी सोच रही थी, उसने उसे रुकने और विला की ओर मुड़कर देखने पर मजबूर कर दिया। उसका खूबसूरत चेहरा लाल था और उसके होठों पर एक वसंत के फूल जैसी मुस्कान खिली हुई थी। वह आज बहुत खुश महसूस कर रही थी और उसके कदम ऑफिस की ओर जाते हुए उछल रहे थे। मैंने शाम का बाकी समय विला के हर कोने को देखने में बिताया और फिर सो गया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा, गैरेज में गया और यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक कार चुनी। हंगामा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इसे कैंपस के ठीक बाहर एक सार्वजनिक पार्किंग में खड़ा कर दिया और बाकी रास्ता पैदल तय किया। आसमान की ओर देखते हुए मैंने बुदबुदाया, यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदलता है। कल धूप थी, आज कयामत जैसा धुंधला मौसम लग रहा है। मैं जल्दी से अपनी क्लास में गया। जैसे ही मैंने कदम रखा, मेरे डॉम चीफ ब्रेड ने चिल्लाया, ओ फेलिक्स यहाँ है। मैं अपने ग्रुप के पास गया। सबसे छोटे टिम्मी ने तुरंत मेरे लिए अपनी सीट छोड़ दी।
जैसे ही मैं बैठा, ब्रेड मेरी ओर झुका। उसका चेहरा रहस्यमयी गपशप से भरा था। भाई, कल तूने बहुत कुछ मिस कर दिया। लिली स्टेज की लाइटों के नीचे ऐसी लग रही थी जैसे स्वर्ग से कोई फरिश्ता उतरा हो। मेरा तो दिल ही रुक गया। लिली का जिक्र होते ही बाकी रूममेट्स भी उत्साहित हो गए। वे बिना रुके उसकी तारीफ करने लगे। ब्रेड आखिरकार अपने फैन बॉय वाले अंदाज से बाहर आया और मुझे संदेह से देखा। कल तू गया कहाँ था? तूने स्कूल की देवी को छोड़ दिया और डॉर्म पर भी वापस नहीं आया। ये तेरे जैसा व्यवहार नहीं है। मैंने शांति से सिर हिलाया और एक बम फोड़ दिया। मैं डॉर्म छोड़ रहा हूं? सब दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। छोड़ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? वे सब एक साथ चिल्लाए। टिम्मी ने अपना सिर खुजलाया और चिल्लाया, फेलिक्स, क्या यह उस वजह से है जो हमने कल कहा था? हम तो बस मजाक कर रहे थे। हमारा वह मतलब नहीं था। ब्रेड ने स्थिति संभालने की कोशिश की। हाँ भाई, तू तो एकदम सीधा सादा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तू गे गे हो। मैंने उन्हें सपाट चेहरे से देखा। मेरे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। मैंने तुम लोगों की बातों पर विचार किया। मुझ पर विश्वास करो, मेरी नई व्यवस्था बहुत दिलचस्प है। थोड़ी और हंसी मजाक के बाद विषय अनिवार्य रूप से वापस लिली पर आ गया। जब मैं लेक्चर पर ध्यान देने का नाटक कर रहा था, मेरी आंखों के सामने एक रोशनी चमकी और सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। डेंग, बधाई हो! 10 दिनों के स्मॉल गोल स्किल से दूसरे दिन का इनाम आ गया है। कृपया अपना स्टेटस चेक करें। मैंने अपने दिमाग में सिस्टम इंटरफेस खोला। नाम फेलिक्स, उम्र 21, लंबाई 183 सेंटीमीटर, रूप रंग 95, आभा और 96। अपना अपडेटेड बैंक बैलेंस देखकर मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई। यह स्मॉल गोल स्किल बिल्कुल पागलपन है। क्लास पलक झपकते ही खत्म हो गई। प्रोफेसर होमवर्क देकर चले गए। छात्र तुरंत अपना सामान समेटकर जलते हुए छत्ते से भागती मधुमक्खियों की तरह इमारत से बाहर दौड़े। गेट पर पहुंचते ही सबसे आगे खड़े लड़के ने कराहते हुए कहा, क्या मजाक है? इस बारिश को तो देखो। मैं और मेरे रूममेट्स बाहर आए तो देखा कि मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। ब्रेड ने अपना फोन चेक किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूर्वानुमान कह रहा है कि यह और भी खराब होने वाली है। टिम्मी ने हिम्मत दिखाकर अपनी किताब सिर पर रखी और भागने का मौका ढूंढने लगा। बाकी लोग एक दूसरे को बेबसी से देख रहे थे। हमारे बगल में एक लड़के ने किताब को ढाल बनाकर दौड़ लगाई, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े भीग गए। ठिठुरते हुए उसे एहसास हुआ कि पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं है और वह बाढ़ जैसी बारिश में डॉर्म की तरफ भागा। ज्यादातर छात्र लॉबी में फंसे हुए थे और हार मानकर बारिश को देख रहे थे। इमारत के दूसरी तरफ क्लोई की क्लास अभी खत्म हुई थी। किताबें पकड़े हुए वह बाहर निकली और भारी बारिश देख आह भरी। अगर कल मेरी कार का एक्सीडेंट न हुआ होता तो मैं अभी गाड़ी चलाकर घर जा सकती थी। अपने आसपास लोगों को शिकायत करते देख उसने सोचा कि काश उसके पास दूसरों की मदद के लिए कार होती, लेकिन उसकी कार वर्कशॉप में थी। अच्छी बात यह थी कि वह जिम्मेदार लड़की थी और वेदर ऐप चेक करती थी, इसलिए उसके बैग में एक छाता था। उसने राहत महसूस करते हुए उसे थपथपाया। जब वह ख्यालों में खोई हुई भीड़ को देख रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। लंबा, बेहद हैंडसम, भीड़ में सबसे अलग। क्लोई हैरान होकर जम गई। क्या ये वही लड़का नहीं है जिससे कल मेरी टक्कर हुई थी? हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। मुझे देखकर उसे शर्मिंदगी महसूस हुई और उसका मन हुआ कि छाता खोलकर भाग जाए, लेकिन मुझे बिना छाते के खड़ा देख उसका पछतावा फिर जाग गया। मेरी वजह से उसके पास कार नहीं है और छाता भी नहीं है। क्लोई ने हिचकिचाते हुए अपने होंठ चबाए। फिर, जैसे कोई बड़ा फैसला ले रही हो, उसने अपना छाता मजबूती से पकड़ा और मेरी तरफ चल दी। अचानक मेरे आसपास की भीड़ में हलचल होने लगी। जो लड़के बारिश में भागने वाले थे, वे ठिठक गए। सामने से आती एक आकृति को देख सब मंत्रमुग्ध थे। क्लोई भीड़ के बीच से चल रही थी। उसने सफेद लेस वाली ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे काले बाल कंधों पर लहरा रहे थे। चेहरे पर हल्के मेकअप के साथ उसकी सुंदरता चमक रही थी। उस उदास बारिश में भी वह सबसे चमकदार चीज थी। सफेद ड्रेस में वह बहुत मासूम लग रही थी। उसका आभा मंडल, ऑरा, कल से भी ज्यादा प्रभावशाली था। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं। भीड़ से आह भरने की आवाजें आ रही थीं। जैसे जैसे वह करीब आई, रास्ता अपने आप उसके लिए साफ होता गया। ब्रेड और बाकी लड़कों ने भी उसे देखा। उसके बेदाग चेहरे को देख वे बिना पलक झपकाए देखते रह गए।
ब्रेड ने उत्तेजित होकर मुझे कोहनी मारी। फेलिक्स, देख, वो क्लोई है। तूने कल लिली को मिस कर दिया था, आज क्लोई को देखने से मत चूकना। क्लोई इतनी सुंदर थी कि उसकी तुलना अक्सर लिली से की जाती थी। ब्रेड किनारे हट गया ताकि उसके लिए रास्ता बन जाए। उसने और बाकी सब ने सोचा कि वह बस अपना छाता खोल कर चली जाएगी और सबको तरसता छोड़ देगी। लेकिन इसके बजाय क्लोई ठीक मेरे सामने आकर रुक गई। उसने एक प्यारी और दिलकश मुस्कान दी। फेलिक्स, बारिश बहुत तेज है। क्या तुम मेरे छाते में साथ चलना चाहोगे? इन शब्दों ने पूरी लॉबी को सुन्न कर दिया। ऐसा लगा जैसे वास्तविकता पर पॉज बटन दब गया हो। लोगों की आंखें मेरे और क्लोई के बीच तेजी से घूमने लगीं। ये क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? क्या स्कूल की देवी ने अभी उसे अपने छाते के नीचे आने का न्योता दिया? ठीक उसी पल मानसिक दुनिया में सैकड़ों लड़कों के दिल टूटने की आवाज गूंजी। लड़के मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे। अगर नजरें मार सकती तो मैं अब तक राख का ढेर बन चुका होता। मामले को और गंभीर बनाने के लिए क्लोई मुझे शर्माते हुए लाल चेहरे के साथ देख रही थी। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थीं जैसे किसी लड़की को पहला प्यार हुआ हो। इसने तुरंत सबके भीतर की प्रोटेक्टिव भावना को भड़का दिया, जिससे भीड़ को होने वाला भावनात्मक दर्द 100 गुना बढ़ गया। ब्रेड और मेरे रूममेट्स के जबड़े जमीन पर गिर गए। वे अपनी आंखें मलने लगे। क्या बकवास है? फेलिक्स क्लोई को कब से जानता है और वह अपना छाता शेयर कर रही है? क्या वह चुपके से स्कूल की देवी को डेट कर रहा है? जब उनका दिमाग चकरा रहा था, मैं एक सेकंड के लिए रुका, फिर सहजता से सिर हिलाया। जरूर। मैंने उसके हाथ से छाता लिया और हम दोनों एक साथ बारिश में बाहर निकल गए। मैंने पीछे मुड़े बिना अपने रूममेट्स को लापरवाही से हाथ हिलाकर बाएं कहा। उस एक इशारे ने जैसे बारूद में चिंगारी लगा दी। भीड़ पागल हो गई। वह घमंडी कमीना! हमारी देवी को ले जाना काफी नहीं था, अब हमारा मजाक भी उड़ा रहा है। मेरे रूममेट्स भी होश में आए और मुझे कोसने लगे। फेलिक्स, तू गद्दार है। तू क्लोई को डेट कर रहा था और हमसे छुपाया। कोई ताज्जुब नहीं कि तुझे कल लिली को देखने की परवाह नहीं थी। तेरे पास पहले से ही एक देवी थी। अगर तूने अपने भाइयों को नहीं बताया कि तेरी गर्लफ्रेंड है, तो तू हमारे लिए मर चुका है। टिम्मी ने अचानक कोसना बंद किया और ग्रुप की तरफ देखा। रुको, कल फेलिक्स डॉर्म पर वापस नहीं आया था। क्या तुम्हें लगता है कि वह कैंपस के बाहर क्लोई के साथ रह रहा था? पूरा ग्रुप सन्न रह गया। उन्हें याद आया कि मैंने कहा था कि मैं डॉर्म छोड़ रहा हूं। ओ मेरे खुदा, ये सच है! ये जानकर कि उनकी प्यारी देवी उनकी आंखों के सामने से चुरा ली गई है, उनका विलाप और दुख बाइबल के स्तर तक पहुंच गया। इस बीच मैं और क्लोई एक ही छाते के नीचे चल रहे थे। मेरा लंबा शरीर उसे हवा और बौछारों से बचा रहा था। इतने करीब होने के कारण माहौल बहुत गर्मा गया था। क्लोई का चेहरा लाल था। वह घबराहट में अपने होंठ चबा रही थी। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के के साथ छाता साझा किया था और उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। मैंने गौर किया कि वह जानबूझकर छाता मेरी तरफ झुका रही थी। उसका अपना कंधा भीग रहा था और सफेद ड्रेस उसकी त्वचा से चिपक रही थी। बिना सोचे समझे मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे अपने करीब खींच लिया। इस अचानक हरकत से क्लोई चौंक गई और सीधे मेरे सीने से जा टकराई। उसने मेरी शर्ट के नीचे छिपी ठोस मांसपेशियों को महसूस किया। उसका चेहरा आग की तरह गर्म हो गया। दूर से दिल टूटी भीड़ ने यह देखा। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। क्या वह यह जानबूझकर कर रहा है? अगर प्यार जताना ही है तो अकेले में करो। हम सिंगल कुत्तों को तड़पाना बंद करो। क्लोई तो विरोध भी नहीं कर रही है। यह सरेआम प्यार का ऐलान है। मेरा दिल रो रहा है। भले ही हम दूर थे, लेकिन चिल्लाने की आवाजें हम तक पहुंच रही थीं। क्लोई ने इसे सुना और घबराकर मेरी पकड़ से निकलने की कोशिश की। मैं नीचे झुका और फुसफुसाया, अगर मैं तुम्हें ऐसे कवर करूंगा तो तुम्हारा कंधा नहीं भीगेगा। उस एक सरल वाक्य ने उसके प्रतिरोध को पिघला दिया। वह आज्ञाकारी बनकर मुझसे सट गई, सच में प्रभावित होकर। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतना ध्यान रखने वाला इंसान हूं। बारिश के बीच चलते हुए मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। इतने करीब होने पर उसकी मीठी और मासूम खुशबू मेरी नाक तक पहुंच रही थी। ये नशीली थी, जिससे मेरा दिल भी थोड़ा धड़कने लगा। क्लोई ने सिर झुका रखा था। वह बहुत दोषी महसूस कर रही थी। तुम्हारी कार के लिए मुझे वाकई दुख है। चूंकि तुम आज गाड़ी नहीं चला सकते तो चलो मैं तुम्हें लंच कराती हूँ। मुझे वैसे भी खाना खाना ही था, इसलिए मैं तुरंत मान गया। तभी सिस्टम पॉपअप हुआ। डिंग! रैंडम चेक इन अवसर ट्रिगर हुआ।
चेक इन। चेक इन सफल रहा। इनाम, कॉर टियर विजन स्किल। कॉर टियर विजन स्किल। मेरी आंखें अचानक गर्म महसूस हुईं और जब मैंने पलकें झपकाईं तो पूरी दुनिया अल्ट्रा HD 4 के रिजोल्यूशन में दिखने लगी। यह अद्भुत था। मैंने अपने बगल में खड़ी क्लोई पर सरसरी नजर डाली और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जो केवल मुझे दिख रही थी। नाम क्लोए। लंबाई 165 सेंटीमीटर। पवित्रता प्यूरिटी 100%। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं। ये स्किल काफी मजेदार है। प्योरिटी ट्रैकर वाकई एक गजब का फीचर है। क्लोई ने मेरे हाव भाव में बदलाव नहीं देखा। वह एक सेकंड के लिए ख्यालों में खो गई, फिर मेरी तरफ देखा। क्या कोई खास जगह है जहां तुम खाना चाहते हो? मैंने अपना सिर हिलाया और मेरी आवाज नरम हो गई। तुम चुनो। ये सुनकर उसके होठों पर एक बेहद मीठी मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं कैंपस के पास एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। उसके मार्गदर्शन में हम दोपहर की भीड़ के दौरान एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहां बहुत भीड़ थी। क्लोई ने कुशलता से रास्ता बनाया, हमारे लिए एक खाली बूथ ढूंढा और हम बैठ गए। मेन्यू देखते हुए उसने घबराहट में पूछा, क्या तुम्हें किसी चीज से एलर्जी है या कोई ऐसी चीज जो तुम्हें नापसंद हो? नहीं, मैं खाने के मामले में नखरे नहीं करता। राहत महसूस करते हुए क्लोई ने रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिश ऑन ऑर्डर की। वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं यहाँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमेशा आती हूँ। मेन्यू में ये सबसे अच्छी चीज़ें हैं। तुम्हें इन्हें आजमाना ही चाहिए। उसने अपनी बात जारी रखी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी किंग्स यूनिवर्सिटी के छात्र होगे। क्या इत्तेफाक है। जब खाना आया तो हम सहजता से बातें करने लगे। क्लोई मुझे गर्मजोशी से देख रही थी। एक दूसरे के सामने बैठे होने के कारण उसे मेरे चेहरे को करीब से देखने का मौका मिला, जिससे मेरे लुक्स के बारे में उसकी राय पूरी तरह बदल गई। कल वह इतनी घबराई हुई थी कि उसने हैंडसम होने के अलावा कुछ गौर नहीं किया था। आज करीब से उसे एहसास हुआ कि मैं कयामत जैसा खूबसूरत हूँ। साथ ही मुझ में एक अनोखा, शालीन और थोड़ा रहस्यमयी आभा मंडल था। मेरी हर हरकत लुभावनी थी। हम लगभग एक ही उम्र के थे। हमारी पसंद नापसंद मिल रही थी और कुछ ही वाक्यों के बाद ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। क्लोई बहुत खुश महसूस कर रही थी। तभी उसके दिमाग में मुझे उसे अपनी बाहों में खींचने की याद आ गई। वह उस एहसास को भुला नहीं पा रही थी। उन ठोस मांसपेशियों का एहसास औसत दुबले पतले कॉलेज के लड़कों से बिल्कुल अलग था। वह शुद्ध और जबरदस्त मर्दानगी थी। इसके बारे में सोचकर ही उसका नन्हा सा चेहरा बिना उसे पता चले लाल हो गया। तो इत्तेफाक वाली मुलाकातें, ये पक्का किस्मत है। जैसे ही यह विचार आया, उसने मानसिक रूप से खुद को थप्पड़ मारा। तू क्या सोच रही है, पागल लड़की? लेकिन वह विचार जाने से इनकार कर रहा था और उसका चेहरा और लाल होता गया। जल्द ही खाना परोस दिया गया। मैंने अपना टेक आउट बॉक्स खोला और देखा कि क्लोई ख्यालों में खोई हुई है और उसका चेहरा एकदम लाल है। मैंने उसके सामने हाथ हिलाया। हेलो, क्लोई कहाँ हो? वह चौंक गई और जल्दी से हाथ हिलाने लगी। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, खाना चखो, देखो तुम्हें पसंद आता है क्या? मैंने एक निवाला लिया। स्वाद और सजावट दोनों लाजवाब थे। यह स्वादिष्ट है। खाते समय क्लोई ने पूछा, आज दोपहर को तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हारी क्लास है? मैंने लापरवाही से एक दिशा में इशारा किया और उससे भी वही पूछा। मैंने यहाँ पास में एक जगह किराए पर ली है। मैं शायद वापस ही जाऊंगी, उसने जवाब दिया। फिर उसे याद आया कि मेरी कार खराब हो गई है, तो उसका पछतावा लौट आया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? मैंने उसे मना कर दिया। जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है, उसने धीरे से ठीक है कहा। फिर सिर झुकाकर बड़े चाव से मेरी प्लेट में खाना डालने लगी। ये वाला ट्राई करो। हमने शानदार भोजन किया। अचानक मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। मुझे जरा वॉशरूम जाना है। क्लोई ने भी अपनी चॉपस्टिक्स रखी और एक बेहद प्यारी मुस्कान दी। ठीक है। जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर निकला, सिस्टम की स्क्रीन मेरे सामने धमाके के साथ खुली। टिंग, टॉप टियर ब्यूटी ने तुम पर पैसे खर्च किए हैं, जिससे तुम्हारा अल्टीमेट फ्रीलोडर स्किल अनलॉक हो गया है। इनाम, रैंडम मल्टीप्लायर लागू, 10,000 गुना कैशबैक, 20,000। जीरो जमा कर दिया गया है। कृपया अपना बैलेंस चेक करें। तेरी तो, एक मुफ्त का खाना खाया और $20 मिलियन के साथ बाहर निकल रहा हूं। यह फ्रीलोडर स्किल अब तक की सबसे खतरनाक चीज है जिसे मैंने कभी देखा है। जब मैं इस झटके से उबर ही रहा था, तभी मेरा फोन बजा। क्लो का एक मैसेज था। फेलिक्स, मुझे एक इमरजेंसी थी और जल्दी निकलना पड़ा। मैंने टेबल पर छाता छोड़ दिया है, उसे भूलना मत।
मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं बस भाग कर चली जाऊंगी। मैंने मैसेज पढ़ा, अपने हाथ सुखाए और वापस टेबल की ओर चल दिया। क्लो जा चुकी थी। मुड़ा हुआ छाता मेरी प्लेट के पास सलीके से रखा था। मैंने उसे सपाट चेहरे से देखा। क्या मैं वाकई में इतना बेसहारा और कंगाल लड़का लग रहा हूं कि एक लड़की मेरे लिए अपना छाता छोड़ रही है और खुद तूफान में भाग रही है? उसे कहीं ना पाकर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैंने छाता उठाया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। इस बीच क्लो भारी बारिश में दौड़ रही थी। अपने डिजाइनर पर्स को अपने सिर के ऊपर एक बेकार ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही थी और अपने अपार्टमेंट की ओर भाग रही थी। लेकिन पर्स बेकार था। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़े और जूते पूरी तरह भीग गए। उसे कोई परवाह नहीं थी, बस और तेज भागती रही। अचानक पास से गुजर रही एक ऑनडीए 6 धीमी हुई। ड्राइवर की सीट पर बैठी सुंदर महिला लेन बदलने ही वाली थी कि उसकी नजर भागती हुई लड़की पर पड़ी। वह चौंक गई, टर्न सिग्नल दिया और पैसेंजर साइड की खिड़की नीचे की। क्लो, अंदर आओ। हॉर्न की आवाजों के बीच एक जानी पहचानी आवाज सुनकर क्लो मुड़ी। अपनी सबसे अच्छी सहेली बेला का सुंदर चेहरा देखकर वह खुशी के मारे लगभग रो ही पड़ी और दौड़कर वहां गई। दरवाजा खुला और उसने खुद को गर्म कार के अंदर झोंक दिया। एक लंबी आह भरी। ओ माय गॉड, ऐसी बहुत अच्छा लग रहा है। बेला ने भीगी हुई बिखरी हुई क्लो को देखा और बेबसी से अपना सिर हिलाया। क्लो, तुम आखिरकार क्या रही हो? बिना छाते के बारिश में दौड़ रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारा घर कितनी दूर है? क्या तुम कभी कुछ करने से पहले सोचती हो? हालांकि यह डांट जैसा लग रहा था, लेकिन इसमें चिंता झलक रही थी। क्लो को बेला की माँ जैसी एनर्जी की आदत थी और उसने बस एक बड़ी सी अजीब मुस्कान दी। कुछ समझाने की जहमत नहीं उठाई। बेला को अचानक कुछ याद आया। रुको, क्या तुमने अभी नई कार नहीं खरीदी थी? वो कहाँ है? तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रही हो? क्लो सुन्न रह गई। वह बिल्कुल भी यह कबूल नहीं करना चाहती थी कि उसने पहले ही दिन अपनी बिल्कुल नई कार का कबाड़ा कर दिया है। उसने झूठी खांसी की और जल्दी से विषय बदल दिया। तो, ऊह, बेला, तुम कहाँ जा रही हो? बेला ने संदिग्ध टाल मटोल पर ध्यान नहीं दिया। मैं एंटीक शॉप, पुरानी चीजों की दुकान को चेक करने जा रही हूँ। अगर तुम आना चाहती हो तो मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर कपड़े बदलने के लिए छोड़ सकती हूँ। क्लो ने अपनी सबसे अच्छी सहेली से कुछ नहीं छुपाया। उसने तुरंत अपना पता बता दिया और अपनी बिगड़ी हुई हालत को ठीक करने के लिए अपने बैग से टिश्यू निकालने लगी। बेला ने पता सुना और मुस्कुरा दी। क्या तुम सच में वहां तक दौड़ कर जाने वाली थी? गाड़ी से कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन दौड़कर तो तुम्हें सदियां लग जाती हैं। क्लो ने बस एक हल्की मुस्कान दी और शांत रही। दोनों खुशी खुशी बातें करने लगीं और कार अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ गई। इस बीच किंग्स यूनिवर्सिटी के पास एक पब्लिक पार्किंग में अच्छे कपड़े पहने हुए नौजवान लड़कों का एक ग्रुप घूम रहा था। मैसन, जो उस ग्रुप का अनौपचारिक लीडर था, अपनी कार खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ी। वह बिल्कुल ठिठक गया। उसकी आंखें सदमे और अविश्वास में फटी की फटी रह गईं। उसने थूक निगला और इशारा किया। दोस्तों, वह देखो। पूरा ग्रुप मुड़ा। पार्किंग में चुपचाप एक चमकती हुई सुर्ख लाल लैम्बोर्गिनी सुपरकार खड़ी थी। स्थिर खड़े होने पर भी उसका आक्रामक डिजाइन उसे ऐसा बना रहा था जैसे वह जिंदा हो। भीड़ तुरंत सम्मोहित हो गई। उनके जबड़े गिर गए। अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए वे कार के चारों ओर जमा हो गए और हर डिटेल को बड़े जुनून से देखने लगे। भाई, मैसन का मुंह फड़कने लगा, ये एक लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी है। पूरी दुनिया में ऐसी बस मुट्ठी भरी है। मैसन शोर शराबे में शामिल नहीं हुआ। वह बिना पलक झपकाए देखता रहा। करीब झुका और हुड पर धूल का एक छोटा सा कण देखा। उसने वास्तव में अपना हाथ बढ़ाकर उसे बड़े प्यार से पोंछ दिया। एक असली कट्टर कार प्रेमी। ठीक तभी मैं क्लो का छाता पकड़े हुए पार्किंग में दाखिल हुआ। मैंने अपनी कार के पास भारी भीड़ देखी और अपनी भौहें सिकोड़ी। ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने अपनी जेब से की फोब निकाला और अनलॉक बटन दबाया। तुरंत लैम्बोर्गिनी की हेडलाइट्स 2 बार ऐसे चमकीं जैसे कोई शिकारी जानवर शरारत से आंख मार रहा हो। वह रोशनी बहुत तेज थी। अचानक हुई रोशनी ने सबको चौंका दिया। करोड़ों डॉलर की हाइपरकार के सामने इंसानी सहज वृत्ति काम कर गई और वे सब सामूहिक रूप से एक बड़ा कदम पीछे हट गए। डर से उबरने के बाद वे यह देखने के लिए मुड़े कि इसे किसने ट्रिगर किया है। उन्होंने मुझे चाबियां पकड़े हुए देखा। मेरा बेहद कम उम्र का चेहरा देखकर भीड़ एक साथ हाँफ उठी। उनकी आंखें सदमे और अविश्वास से भरी थीं।
मालिक इतना जवान कैसे है, और मेरा चेहरा देखकर किसी ने मुझे पहचाना नहीं। लोकल लाइसेंस प्लेट देखकर वे उलझन में पड़ गए। ये बच्चा किस अरबपति परिवार से निकल कर आया है? मैं शांति से वहां गया और पूछा, क्या हो रहा है, कोई समस्या है क्या? मैसन ने जल्दी से अपनी सबसे मिलनसार मुस्कान चेहरे पर लाई। कोई समस्या नहीं है, हम बस कारों के दीवाने हैं। हमने लैम्बोर्गिनी देखी और खुद को रोक नहीं पाए। उसने अपनी कार की ओर इशारा किया। मेरी कार तुम्हारी कार के ठीक बगल में खड़ी है। क्या इत्तेफाक है? उसने उत्साह से जोड़ा। तुम्हारी कार इस पार्किंग की निर्विवाद राजा है। इसे एक मील दूर से ही पहचाना जा सकता है। हमें बस इसे करीब से देखना था। ये देखकर कि मैं नाराज नहीं हूं, भीड़ रिलैक्स हो गई और मुझ पर तारीफों की बौछार करने लगी। भाई, तुम्हारी सवारी बेमिसाल है। ये चीज एक हथियार है। इसे सड़क पर चलाने से लोगों की गर्दनें मुड़ जाएंगी। एकदम परफेक्ट। लैम्बोर्गिनी की तारीफें रुकी नहीं। अरे दोस्त, मैं अपना परिचय दे दूं? मैसन ने नेटवर्क बनाने की बेताबी में कहा। मैं मैसन हूं। बाकी लड़कों और लड़कियों ने भी तुरंत अपना परिचय देना शुरू कर दिया। मैंने उनके मिलनसार व्यवहार को नोट किया, सिर हिलाया और मुस्कुराया। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं फेलिक्स हूं। मैसन ने मेरी ओर देखा और एक गर्मजोशी भरा निमंत्रण दिया। फेलिक्स, क्या तुम आज दोपहर खाली हो? अगर तुम्हारा कोई प्लान नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ मेरी फैमिली शॉप पर चलना चाहिए। बाकी लोगों ने भी सुर मिलाया। हाँ फेलिक्स, हमारे साथ चलो, मजा आएगा। उनके उत्साह को देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि आज मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं मुस्कुराया। जरूर, क्यों नहीं। मुझे राजी होते देख भीड़ चिल्लाई और अपनी कारों में कूद गई। मैसन अपनी स्पोर्ट्स कार सबसे आगे चला रहा था और काफिले का नेतृत्व कर रहा था। मेरी लैम्बोर्गिनी पीछे पीछे चल रही थी, जिससे सड़क पर एक बेहद शानदार परेड बन गई। हम एक पारंपरिक एंटीक स्टाइल वाली इमारत के पास रुके। ये एक अलग खड़ी इमारत थी जो क्लासिक भव्यता और इतिहास से सराबोर थी। मैंने वास्तुकला को प्रशंसा के साथ देखा। मेरी नजर भांपते हुए मैसन गर्व से मुस्कुराया। फेलिक्स, यह मेरे परिवार की दुकान है। हम पुरानी चीजों का कारोबार करते हैं। आमतौर पर यहाँ काफी शांति रहती है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को जगह में रौनक लाने के लिए बुला लेता हूँ। पास खड़े किसी व्यक्ति ने सिर हिलाया। मैं एंटीक के बिजनेस को बखूबी समझता था। एक कहावत है, शायद 3 साल तक आपकी कोई बिक्री ना हो, लेकिन एक बिक्री आपको 3 साल तक खिलाती है। जब हम बाहर खड़े बातें कर रहे थे तो लड़कियों में से एक ने पास खड़ी कार की ओर इशारा किया। ओह, बेला यहाँ है। मैसन ने उधर देखा और कराह उठा। हाँ, मेरी बहन ने मुझे चेतावनी भी नहीं दी कि वह आ रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं बाहर ही रुक जाता, लेकिन चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, वह सबको अंदर ले गया। हमने दहलीज पार कर लॉबी में कदम रखा। एक नीची टी टेबल के पास बेला खूबसूरती से बैठी थी। बहते पानी की शालीनता के साथ चाय बना रही थी। चाय की खुशबू कमरे में भर गई थी। वह चाय बनाने की उस सुकून भरी प्रक्रिया में पूरी तरह डूबी हुई थी। हंगामा सुनकर वह तुरंत समझ गई कि यह उसका छोटा भाई और उसके शोर मचाने वाले दोस्त हैं। जब उसने दरवाजे की ओर देखा तो उसकी आंखों में झुंझलाहट की एक झलक चमकी। मैसन ने सबसे पहले अंदर कदम रखा और चिल्लाया, दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप दुकान पर आ रही हैं? मैं कहीं और चला जाता। बेला ने अपनी आंखें घुमाई और उसे प्यार से डांटा। क्या तुम दुकान में अपनी आवाज धीमी रख सकते हो? तुम रोज यहाँ चिल्लाते हुए आते हो। ये यहाँ के माहौल को पूरी तरह खराब कर देता है। ये बच्चा हर बार मेरी शांतिपूर्ण चाय के समय को बर्बाद कर देता है। बाकी लोग अंदर आए और उन्हें शालीनता से नमस्ते किया। बेला उन्हें देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई। चूंकि तुम लोग यहाँ आ ही गए हो तो बैठो, मैंने अभी चाय बनाई है। जैसे ही वह बोली, उसने ऊपर देखा और आखिरकार भीड़ में मुझे खड़े देखा। वह ठिठक गई। उसने मुझे पहले कभी नहीं देखा था। मैसन कब से ऐसे लड़कों के साथ घूमने लगा जिनका आभा मंडल इतना प्रभावशाली और शालीन है? मैंने उसकी ओर देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिलीं, सिस्टम स्क्रीन सामने आ गई। कदकाठी 96, ऊंचाई 167 सेंटीमीटर, शुद्धता 100%। मैंने आंकड़ों को स्कैन किया और अपनी आंखें सिकोड़ी, उसे और करीब से देखते हुए। अल्टीमेट फ्री लोडर स्किल की बदौलत मैंने गौर किया कि बैठे होने के बावजूद वह अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी टांगों या अपने शानदार फिगर को छिपा नहीं पा रही थी। घूरना न चाहते हुए भी उसे देखना लाजमी था। मैंने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। सिस्टम ने उसे बॉडी स्ट्रक्चर में 96 दिए थे। ये झूठ नहीं है। उसका शरीर ऐसा था जो स्वाभाविक रूप से पुरुषों में उसे सुरक्षित रखने की इच्छा जगा दे।
साथ ही उसका चेहरा 97 अंकों वाला बेहद खूबसूरत था। मैसन और बाकी सब बैठ गए। चूंकि सब उसे पहले से जानते थे, मैसन ने मेरा परिचय कराया। दीदी, ये मेरा दोस्त है फेलिक्स। फेलिक्स, ये मेरी बड़ी बहन है बेला। आपसे मिलकर अच्छा लगा फेलिक्स, कृपया बैठिए। उसने एक मिलनसार और जिज्ञासु मुस्कान के साथ कहा। उसे मेरा रहस्यमयी अंदाज पसंद आया। आप लोग बैठिए, मैं एक और टी सेट लेकर आती हूँ। वह जल्दी से पीछे की ओर गई, एक साफ कप लेकर लौटी और मजे हुए अंदाज में फिर से चाय बनाने लगी। उसने चाय को एक शेयरिंग जग में डाला, फिर खास तौर पर मेरे लिए एक कप में चाय परोसी। कृपया इसे छकिए। मैंने कप लिया और उसका शुक्रिया अदा किया। चाय के गहरे और समृद्ध स्वाद ने मेरा मुंह भर दिया। मेरे शरीर में फैलती गर्माहट ने मुझे पूरी तरह से रिलैक्स कर दिया। ग्रुप की बातचीत के दौरान मैं शांत रहा। इसके बजाय दुकान के चारों ओर देखने लगा। अलमारियां अनगिनत चीजों से भरी थीं, जिन्हें बेहतरीन स्वाद के साथ करीने से सजाया गया था। ये आंखों को बहुत सुकून दे रहा था। मेरी नज़र एक पेस्टल पोर्सिलेन प्लेट, चीनी, मिट्टी की थाली पर पड़ी। अचानक सिस्टम स्क्रीन चमकी। प्लेट के निर्माण का वर्ष, ऐतिहासिक महत्व और बाजार की कीमत के बारे में जानकारी मेरे दिमाग में साफ तौर पर उभर आई। मैं रुका। तो यह गॉड विजन सिर्फ लड़कियों के आंकड़े देखने के लिए नहीं है। ये तो एक इनबिल्ट एंटीक एप्रेजर, पुरानी चीजों का पारखी भी है। यह सच में असल जिंदगी का एक चीट कोड था। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। यह सोचकर कि शायद मुझे बाद में और भी फीचर्स पता चलें, मैंने अपनी नज़र हटाई और शांति से चाय की चुस्कियां लीं। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैंने अपना कप नीचे रखा और अलमारियों की ओर चल दिया। बारीकी से चीजों को देखने लगा। ये देखकर बेला मैसन की ओर झुकी और फुसफुसाई, मैंने तुम्हारे इस दोस्त को पहले कभी नहीं देखा। तुम इससे कब मिले? मैसन ने कुछ नहीं छुपाया। वह पागलपन की हद तक अमीर है दीदी। वह लिमिटेड एडिशन लैम्बोर्गिनी वेनिनो चलाता है। यहां तक कि सबसे बड़े रईस भी उन्हें अपने गैरेज में छिपा कर रखते हैं। लेकिन फेलिक्स इसे शहर में बड़े आराम से घुमाता है। वह मुझे कूल लगा, इसलिए मैंने उसे इनवाइट कर लिया। फिर मैसन ने एक चेतावनी भी जोड़ी। उसे लूटने के इरादे से किसी आम टूरिस्ट की तरह ट्रीट मत करना, ठीक है? वो मेरा मेहमान है। अगर तुमने उसे ठगा तो मेरी नाक कट जाएगी। बेला ने उसे घूर कर देखा। तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी दुकान केवल असली सामान बेचती है। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई स्कैमर, ठगन हूं। वो उठी और मेरे पास आकर एक विनम्र मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी हो गई। पहली अलमारी की जांच पूरी करने के बाद मैं मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर मुड़ा। आपकी दुकान शानदार है। हर चीज की एक कहानी है। दरअसल मैं अपने नए घर के लिए कुछ सजावट का सामान खरीदना चाह रहा हूँ। पेला मन ही मन खुशी से झूम उठी। एक अमीर ग्राहक। इससे पहले कि वह कुछ पिच कर पाती, मैंने आगे कहा, यह क्यान लोंग काल की पेस्टल पोर्सिलेन प्लेट, $30,000। मैं इसे लूंगा। बेला की प्रोफेशनल मुस्कान तुरंत जम गई। दोस्तों का पूरा ग्रुप एकदम खामोश हो गया। उस प्लेट पर कीमत $1,00,000 लिखी थी और मैंने बड़ी सहजता से उसे 70% कम कर दिया था। मैंने मुस्कुराते हुए समझाया, क्यान लॉन्ग पेस्टल पोर्सिलेन के किनारे या बेस पर आमतौर पर खास इस्तेमाल के निशान होते हैं। अगर आप इसे पलटें तो आप वह घिसावट देख सकती हैं। हालांकि क्यान लॉन्ग पेस्टल सुंदर और दुर्लभ होते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है, लेकिन यह विशेष टुकड़ा अच्छी स्थिति में है और इसकी चमक भी अच्छी है, पर इसका आकार काफी सामान्य है। इसकी वास्तविक बाजार कीमत $30,000 के आसपास है। ये बहुत ही उचित दाम है। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे नहीं पता कि आपने इसे कितने में खरीदा है, लेकिन बाजार के हिसाब से आप $30,000 पर भी एक अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। पेला पूरी तरह अवाक थी। उसने कीमत बढ़ाने के लिए क्यान लोंग नाम का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसका पाला एक परम विशेषज्ञ से पड़ गया। उसने मैसन को तिरछी नजर से देखा। तुम्हें यह बंदा कहाँ से मिला? मैसन ने बस मासूमियत से अपने कंधे उचका दिए। बेला के चेहरे के भाव थोड़े बदले। ये काउंटर ऑफर थोड़ा ज्यादा ही सख्त है। क्या आप इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं? मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया। आप इस कीमत पर पैसे नहीं खो रही हैं। साथ ही मैं बहुत सारी चीजें खरीदने का मन बना रहा हूँ। बहुत सारी चीजें सुनते ही बेला का चेहरा खिल उठा। उसने अपने भाई को ऐसी नजर से देखा जैसे कह रही हो, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। ठीक है, $30,000 पक्के। और किस चीज ने आपका ध्यान खींचा? मेरी आंखों ने पूरे कमरे का जायजा लिया और मैंने इशारा करना शुरू किया। वह, वह और वह।
भीड़ की सांसें थम गईं, खासकर मैसन के दोस्तों की। उनकी आंखें बाहर निकल रही थीं। मैं लापरवाही से उन चीजों की ओर इशारा कर रहा था जिनकी कीमत लाखों में थी। एक लड़की ने चुपके से एक प्राइस टैग देखा और उसकी चीख निकल गई। बेला जानती थी कि ये चीजें सस्ती नहीं हैं। उसने सोचा कि वह प्लेट पर हुए नुकसान की भरपाई यहां कर लेगी, लेकिन फिर मैंने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ बम फोड़ा। दरअसल उन तीनों को छोड़ दो, मैं इस पूरी पहली मंजिल की बाकी हर चीज ले लूंगा। सबकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे सॉकेट से बाहर निकल आएंगी। इन रईस बच्चों ने पहले भी पैसे खर्च होते देखे थे, लेकिन कोई हाई एंड एंटीक शॉप में आकर ये कहे कि मैं यह पूरा फ्लोर ले लूंगा, ये पहली बार था। मैसन मुझे अविश्वास से देखने लगा। बेला कुछ सेकंड के लिए दंग रह गई और फिर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही वह बोलने वाली थी, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं इन्हें लूंगा, लेकिन मैं टैग पर लिखी कीमत नहीं दूंगा। मैं हर चीज की कीमत खुद तय करूंगा। मैं बेला के साथ चला, चीजों की ओर इशारा करते हुए उनके दाम बताने लगा। वह पेन और नोटपैड लेकर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। धीरे धीरे उसका रंग उड़ने लगा और उसके मुंह के कोने फड़कने लगे। ये फेलिक्स नाम का बंदा साक्षात राक्षसी कलेक्टर है। वह हर एंटीक की हर बारीकी जानता था और अपनी कीमतों को इतने बेदाग तरीके से समझाता था कि वह पलटकर बहस भी नहीं कर पा रही थी। वे मूल्यांकन पूरा करने के लिए बाहर मुख्य हॉल में आए, फिर पीछे के कमरों में गए। मुझे सोचना भी नहीं पड़ रहा था, बस एक नज़र और मैंने सटीक बाजार भाव बता दिया। बेला की हालत ऐसी थी जैसे वह रोने ही वाली हो। कीमतें बहुत कम थीं। हाँ, वह हर चीज पर मुनाफा कमा रही थी, लेकिन उसके सामान्य मार्जिन के मुकाबले ये मूंगफली के बराबर था। लेकिन अगर वह उन्हें अब भी नहीं बेचती, तो किसे पता कि वे कब तक धूल फांकती। ये एक पक्की थोक बिक्री थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कांच के टुकड़े निगल रही हो। वह मेरी कीमत तय करने के तरीके से खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रही थी। मैसन और उसके दोस्त मेरे ज्ञान के कायल थे। मेरा कहा हर शब्द पूरी तरह तर्क संगत था। भले ही बेला उदास थी, लेकिन मेरे प्रति उनका सम्मान आसमान छू गया। मैंने एक बड़े फूलदान को देखा, आंखें सिकोड़ी और अपना फैसला सुनाया। बेहतरीन स्थिति, डाइनिंग रूम के बीच में रखने के लिए शानदार है। $80,000। मैं इसे लूंगा। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बेला ने अचानक उसे छीन लिया और उसे अपने सीने से ऐसे लगा लिया जैसे कोई माँ भालू अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो, और मुझे गहरी शंका के साथ देखने लगी। नहीं, $80,000 में नहीं, मैं इसे नहीं बेच रही हूँ। उसने यह फूलदान उसी कीमत के बहुत करीब खरीदा था जो मैंने अभी ऑफर की थी। उसे यह एक व्यक्तिगत हमले जैसा लगा। यह फूलदान उसकी आखिरी उम्मीद, उसके सम्मान का आखिरी टुकड़ा बन गया। बेला को बहुत बुरा लग रहा था और वह गुस्से में थी। मुझे उसे चाय कभी ऑफर नहीं करनी चाहिए थी। मुझे उसके बगल में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए था। मुझे उसे कीमतें तय करने देने के लिए कभी राजी नहीं होना चाहिए था। यह टॉर्चर, यातना है। उसने मैसन को घूर कर देखा। उसकी आंखें चीख रही थीं। तुम इस राक्षस को यहां मुझे परेशान करने के लिए क्यों लाए? मैसन ने बस मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। मैंने उस मालकिन को देखा जो एक नाटक करने वाले बच्चे की तरह व्यवहार कर रही थी। क्या हुआ? नहीं बेच रही? मैं नहीं बेच रही हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस फूलदान की तरफ देखने की? गले लगाए चिल्लाई, जो देखने में बेहद दयनीय लग रहा था। उसकी आम तौर पर रहने वाली एक शालीन और उच्च वर्ग की महिला की छवि के साथ यह विरोधाभास बहुत ही मजेदार था। भीड़ हैरानी से देख रही थी। लड़कियों को बेला के लिए बुरा लगा। वे मुझे ऐसे देख रही थीं जैसे मैं कोई बेरहम राक्षस हूं, जिसे किसी महिला के साथ व्यवहार करना नहीं आता। यहां तक कि मैसन भी मुझसे एक कदम दूर हो गया। मैंने आह भरी। उसके पास जाकर घुटनों के बल बैठा और उसे दिलासा देने की कोशिश की। अरे बस भी करो मालकिन, ऐसी मत बनो। ठीक है, मैं ये फूलदान नहीं खरीदूंगा, ठीक है? बेला को यकीन नहीं हुआ। वह धीरे से खड़ी हुई, अभी भी फूलदान को मजबूती से पकड़े हुए थी। तुम वादा करते हो कि तुम इसे नहीं खरीद रहे? मैंने सिर हिलाया। बेला ने राहत की एक लंबी सांस ली और फूलदान वापस रख दिया। वह तुरंत थोड़ी खुश दिखने लगी। मैंने उसे चिढ़ाना बंद करने का फैसला किया। मजाक अपनी जगह, हमने जो लिस्ट बनाई है, मैं बस वही लूंगा। मैंने उसकी ओर एक भौं ऊपर उठाकर देखा। लेकिन चूंकि मैं आपकी आधी दुकान खरीद रहा हूं, तो क्या दुकान को थोड़ा आभार नहीं जताना चाहिए? बेला ने गहरी सांस ली और सावधानी से पूछा, तुम्हारा मतलब है कोई मुफ्त उपहार? बिजनेस तो ऐसे ही होता है।
है ना? मैं जोर से मुस्कुराया। बेला मन ही मन कराह उठी। हे भगवान! कौन सी दुकान एंटीक चीजों पर मुफ्त उपहार देती है? ये बंदा बहुत निर्दयी है। इतना अमीर आदमी इतना कंजूस कैसे हो सकता है? यह नीच है। वह इतनी गुस्से में थी कि वास्तव में उसे हंसी आ गई और वह मुझे घूरने लगी। शुक्र है आधुनिक कानूनों का, वरना मैं इसे यहीं गला दबाकर मार देती। तुम बड़े आदमी हो। तुमने मुझे मुश्किल से एक पैसा कमाने दिया और अब तुम्हें मुफ्त का सामान चाहिए। वह साफ तौर पर चिढ़ते हुए बोली। मैंने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए। ओह, ठीक है फिर। मुझे लगता है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं खरीदूंगा। हम्म, ठीक है, तुम जीत गए। ये जानते हुए कि उसकी गर्दन मेरे हाथ में है, उसने जबरदस्ती एक नकली और उदार मुस्कान चेहरे पर लाई। एक उपहार ही सही। हमारी दुकान कंजूस नहीं है। हमें निश्चित रूप से आभार जताना आता है। वह पटकते हुए कदमों से पीछे के कमरे में गई और एक तराज से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा निकाला। उसे खोलने पर उसने एक बेहतरीन श्रेणी का जेड हरा पत्थर का कंगन दिखाया, जिस पर ड्रैगन और शुभ बादलों की जटिल नक्काशी की गई थी। इसकी कारीगरी लाजवाब थी। मैसन ने इसे देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीदी, क्या यह वही जन्मदिन का तोहफा नहीं है जो आप मुझे देने वाली थी? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बेला ने उसे ऐसी घातक नजर से देखा कि वह तुरंत चुप हो गया। मुझे यह पसंद आया। मैंने उसे परखने के लिए उठाया। जैसे ही मेरी उंगलियों ने उस जेड को छुआ, सिस्टम स्क्रीन पर धमाका हुआ। डिंग! टॉप टियर ब्यूटी ने तुम पर $80,000 खर्च किए हैं। अनलॉक किया गया अल्टीमेट फ्री लोडर्स के लिए नाम, रैंडम मल्टीप्लायर लागू, 1,000 गुना कैशबैक, 80,000 जमा कर दिए गए हैं। कृपया अपना बैलेंस चेक करें। मेरी भौहें ऊपर चढ़ गईं। मेरी आंखें उत्साह से चमक उठीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कोई और 10 मिलियन वाला मल्टीप्लायर मिले ताकि मैं मौके पर ही अरबपति बन जाऊं, लेकिन 1,000 गुना भी बिल्कुल बुरा नहीं था। मैंने खुद को सांत्वना दी। अरे, बड़ा मुनाफा तो बड़ा मुनाफा ही होता है। मुफ्त का जेड और साथ में 80 मिलियन, मैं इसे ले लूंगा। मुस्कुराते हुए मैंने बेला से कहा, लिस्ट की हर चीज का कुल हिसाब लगाओ। मैं अभी भुगतान कर दूंगा। यह सुनकर कि मैं वास्तव में भुगतान कर रहा हूं, बेला का खराब मूड गायब हो गया। उसने अपना कैलकुलेटर उठाया, उसकी उंगलियां बटनों पर दौड़ने लगीं और उसने मुझे अंतिम आंकड़ा दिखाया। यह बिल्कुल न्यूनतम कीमत है, जिसे मैंने कम करके राउंड ऑफ कर दिया है। कार्ड या ट्रांसफर? मैंने उसे अपना बैंक कार्ड थमा दिया। बेला ने उसे झपट लिया और तुरंत स्वाइप कर दिया, इस डर से कि कहीं मैं अपना इरादा न बदल दूं। जब वह भुगतान की प्रक्रिया कर रही थी, मैंने मन ही मन सिस्टम को बुलाया। गॉड टीयर चेक इन सिस्टम। उम्र 21, ऊंचाई 183 सेंटीमीटर, कद काठी 95, संपत्ति। अपने बैलेंस में लगभग $90 मिलियन का उछाल देखकर मेरा मूड बहुत शानदार हो गया। ये कैसी शॉपिंग है? ये तो पूरी तरह से हाई यील्ड इन्वेस्टिंग है। वॉल स्ट्रीट के भेड़िए भी ऐसा मुनाफा नहीं निकाल सकते। सिस्टम के इनाम बहुत ही कमाल के थे। मुझे ऐसी और शॉपिंग स्प्री, खरीदारी की होड़ पर जाने की जरूरत थी। मैसन मेरे बगल में खड़ा पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसे एहसास हुआ कि मुझसे दोस्ती करना उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। भीड़ विस्मय से देख रही थी, क्योंकि मैंने बिना पलक झपकाए उस खगोलीय बिल का भुगतान किया। जब उन्होंने पीओएस मशीन से रसीद बाहर निकलते देखी, तो उनकी आंखें लगभग बाहर ही गिर गईं। तेरी तो फेलिक्स एक राक्षस है। मंगलवार की दोपहर को यूं ही $40 मिलियन खर्च कर दिए। वो किस तरह के परिवार से है? और सबसे पागलपन वाली बात यह थी कि मैं कितना जवान था। लड़कों और लड़कियों की सांसें थम गईं, यह महसूस करते हुए कि वे एक असली टाइटन दिग्गज की मौजूदगी में हैं। उनकी आंखें सच्चे सम्मान और प्रशंसा से भर गईं। बेला ने मुझे रसीद थमाई। खाते में पैसे आते ही वह सातवें आसमान पर थी। बेशक हर चीज पर मुनाफे का मार्जिन कम था, लेकिन कुल बिक्री की मात्रा बहुत बड़ी थी। उसका साल भर का सेल्स कोटा एक ही दोपहर में पूरा हो गया था। मैं भी खुश था। चारों ओर देखते हुए मैंने पूछा, आपकी दूसरी मंजिल भी है ना? मुझे वह देखने दो। बेला ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ। जब दूसरी मंजिल की बात आई, तो उसके चेहरे पर गर्व की एक झलक दिखी। मैंने इसे नोट किया, एक भौं ऊपर उठाई और उसके पीछे चल दिया। मैसन के दोस्तों में से एक उत्साह से फुसफुसाया। वे हमेशा से दूसरी मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैसन ने अपना हाथ हिलाया। चलो, फेलिक्स के पीछे चलते हैं।
ग्रुप उत्सुकता से सीढ़ियों पर हमारे पीछे पीछे चल पड़ा। दूसरी मंजिल काफी बड़ी थी, जो कई बंद कमरों में बंटी हुई थी। सच में जो टॉप टियर चीजें हैं उन्हें यहाँ रखा जाता है, बेला ने समझाया। आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं? मैं आपको अंदर ले जाऊंगी। वह मुझे एक दरवाजे तक ले गई और उसे खोला। सब एक क्लाइमेट कंट्रोल्ड, तापमान नियंत्रित कमरे में दाखिल हुए। चीजें भव्य लकड़ी के डिस्प्ले बॉक्स में करीने से सजाई गई थीं। भीड़ की सांसें थम गईं। इन अलमारियों की कीमत बहुत अधिक थी, जो मो परिवार के असली खजाने थे। बेला ने एक बॉक्स खोला जिससे एक महान उस्ताद की बनाई हुई लैंडस्केप पेंटिंग, प्राकृतिक दृश्य का चित्र दिखाई दी। आप केवल दूर से देख सकते हैं, उसने चेतावनी दी और केवल बॉक्स को छूने के लिए सफेद दस्ताने पहन ली। मैंने पेंटिंग की ओर देखा और सिस्टम ने मुझे पूरी जानकारी दे दी। मैं तुरंत जान गया कि इनमें से हर पेंटिंग की कीमत करोड़ों में थी। यह तर्क संगत भी था। साधारण एंटीक शॉप के पास इस तरह का स्टॉक रखने की पूंजी नहीं होती। एक नकली चीज उन्हें दिवालिया बना सकती थी। मो परिवार के पास निश्चित रूप से बहुत पैसा था।